अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं मैकेनिकल इक्विपमेंट डिज़ाइन। आई होप आपने जो पिछले लेक्चर्स थे जो कि प्रोसेस डिज़ाइन को कवर कर रहे थे, तो वो आपने ज़रूर देखे होंगे और उनको समझा भी होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई कमेंट्स हैं तो आप ज़रूर दीजिए। और दिस इज़ ऑल फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पीपल हु वांट टू लर्न इट। तो मोस्ट वेलकम अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं। तो बहरहाल आज से जो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बाद जो शुरू होना था, वो मैकेनिकल इक्विपमेंट की अब बात होगी इंशाल्लाह। तो मैकेनिकल इक्विपमेंट क्या है? ये वो इक्विपमेंट है जो पीएनआईडी में, अगर आपके जहन में पिछले लेक्चर हैं तो पीएनआईडी में लाइंस दिखाई जाती थी और वो मुख्तलिफ इक्विपमेंट में आके जुड़ती थी। तो उन्हीं इक्विपमेंट की बात हो रही है। ठीक हो गया? तो हर इक्विपमेंट जो है उसका एक डिज़ाइन होता है जो कि मैकेनिकल वाले करते हैं, और उन्हीं का डिज़ाइन कैसे किया जाएगा या कैसे किया जाता है का जिक्र इस लेक्चर में होगा। तो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई टू ब्रीफ और टू एक्सप्लेन एज मच एज पॉसिबल। ठीक है जी, तो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो मैकेनिकल इक्विपमेंट होते हैं ये कितने तरह के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स? हाउ मेनी टाइप्स पीएनआईडी में दिखाए जाते हैं, और पीएनआईडी का हम सब कुछ कर चुके हैं। उसका डिज़ाइन भी हो चुका है, उसका और क्या क्या हो चुका है, हैज़ऑफ हो चुका है, उसका रिव्यू हो चुका है। उसमें से हम ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस मैनुअल भी बना चुके हैं। ऑपरेटिंग एंड कंट्रोल फिलॉसफी का भी हमें आइडिया हो गया है। तो अब वो सब कुछ हमने कर लिया। तो अब उन पीएनआईडीज में जो इक्विपमेंट थे वो कितनी टाइप्स के होते हैं, तो उसमें अब ब्रॉडली स्पीकिंग ये 4 तरह के इक्विपमेंट होते हैं। और ये इक्विपमेंट साइट पर नहीं बनाए जाते, साइट पे ये बन भी नहीं सकते। इनके लिए ख़ास वर्कशॉप, ख़ास मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स और इंस्पेक्शन टेस्टिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये साइट पर नहीं बनते, तो इनको कोई बनाता है। वो जो बनाता है उसको हम वेंडर कहते हैं। वेंडर कहते हैं, यानी कि ये वेंडर से ख़रीदे जाते हैं, परचेज़ किए जाते हैं। अब जब आप परचेज़ करने लगेंगे तो आपको उनको बताना भी पड़ेगा कि हम क्या परचेज़ करना चाहते हैं। तो ये इक्विपमेंट उसके पास शेल्फ रेडी, यानी कि तैयार हालत में नहीं पड़े होते। क्यों नहीं पड़े होते? क्योंकि वो हर ख़रीदने वाले के लिए मुख्तलिफ डायमेंशंस के इक्विपमेंट अगर तैयार करने लग जाएंगे तो वो बहुत जल्दी बैंकरप्ट हो जाएंगे। वो ऐसे नहीं कर सकते। वो जब आप उसको रिक्वायरमेंट्स देंगे तो तभी वो किसी के लिए बनाते हैं, अदरवाइज़ वो इनको बना बना के नहीं रख सकते, क्योंकि हर प्रोसेस के लिए अलग डायमेंशंस के इक्विपमेंट चाहिए, अलग स्पेक्स के चाहिए। तो ये नहीं होता कि कोई एक ही तरह का साइज़ का प्रेशर वेसल है तो उसके पास 50 बने पड़े थे तो आपने 2 खरीद लिए। ऐसे नहीं होता। हर खरीदने वाला अपनी डायमेंशंस देगा, अपना स्पेक्स देगा, अपनी स्टैंडर्ड्स देगा, अपना मटेरियल देगा, तो वो लोग आपके कहने पे वो बना देंगे। वो लोग से मुराद
वेंडर्स। लेकिन ये स्पेसिफाई करना कोई टेलीफोन पे कहने वाली बात नहीं कि जनाब आप 2 प्रेशर वेसल बना दें और उनका साइज़ ये रख दें, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए बड़ा तफसीली आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये हम करते हैं डिस्कस, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कितनी तरह के होते हैं, तो ये 4 तरह के हैं, मैंने लिख दिया है सामने, ये सामने लिख दिया है। तो अगर मैं पहली टाइप को देखूं, उसको स्टैटिक इक्विपमेंट कहा जाता है। स्टैटिक से मुराद स्टैटिक स्टैटिक का लफ्जी मतलब स्टेशनरी, यानी वो हिलजुल नहीं रहा, डायनेमिक नहीं है, घूम नहीं रहा। तो जो ऐसे इक्विपमेंट होते हैं वो वेसल्स, प्रेशर वेसल्स, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स, ठीक है। तो ऐसे में जिनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती, उनको हम स्टैटिक इक्विपमेंट कहते हैं। तो आप कहेंगे जी कि जो फर्नेस होता है, फायर्ड फर्नेस है, उसमें भी तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती। तो उसका जवाब ये है कि वो एक स्पेशल कैटेगरी का स्टैटिक इक्विपमेंट है। उसमें मूवमेंट तो ऑल्दो नहीं हो रही होती, लेकिन बर्नर्स ज़रूर जल रहे होते हैं। तो बर्नर्स को आप की वजह से आप उनको ख़ास तरह के एक इक्विपमेंट में गिनते हैं। तो जो दूसरी टाइप लिखी हुई है फायर्ड इक्विपमेंट, इसका मतलब फर्नेस जिनके नीचे बर्नर्स जल रहे हैं, और उनका मकसद क्या है फायर्ड इक्विपमेंट का, कि वो किसी चीज़ को हीट अप कर रहे होते हैं। जैसे मैं फर्टिलाइज़र प्लांट पे काम करने का मुझे मौका अल्लाह की मेहरबानी से मिला है, तो बड़ी देर में वहाँ रहा। तो उसमें एक फर्नेस होता था जिसको हम प्राइमरी रिफॉर्मर कहते थे, जो कि ये करता था कि जो मीथेन है उसको वो हीट अप करता था, और वो हीट अप करने के लिए उस फर्नेस के अंदर बर्नर्स थे, और जो मीथेन आती थी वो एक ख़ास ट्यूब्स थी जो उसके अंदर सस्पेंडेड थी, जिनको के बर्नर्स हीट अप करते थे और उनके अंदर से मीथेन गैस गुजर रही होती थी। तो ये फायर्ड इक्विपमेंट होते हैं। तो इनका भी अगर आपने इनको ख़रीदना है तो जाहिर है ये एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है, तो आप इसको साइट पर नहीं बना सकते, तो आपको ये ख़रीदना पड़ेगा। ऑब्वियसली यू हैव टू स्पेसिफाई। फिर बारी आती है रोटेटिंग इक्विपमेंट। रोटेटिंग इक्विपमेंट से मुराद ये है कि ज़रूरी नहीं कि वो सारे के सारे इक्विपमेंट ही घूम रहे हैं, बल्कि ये होता है उसमें कोई कंपोनेंट रोटेट कर रहा होता है, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ठीक। इसके अलावा कोई एजिटेटर भी हो सकता है। तो अगर आप कूलिंग टावर्स हैं तो उनको उनमें भी एक फ़ैन होता है जो रोटेट कर रहा होता है, तो उनको भी आप उसमें गिन सकते हैं। लेकिन कूलिंग टावर्स या एयर फिन कूलर्स को हम ज़्यादातर इस तरह के रोटेटिंग इक्विपमेंट में नहीं गिनते। हम उनको ज़्यादा पैकेजेस में गिन सकते हैं कि वो एक पूरी की पूरी आप उसके यूनिट को अलग से ख़रीद लेते हैं। ठीक हो गया। तो रोटेटिंग इक्विपमेंट और फिर फाइनली पैकेजेस, ये मैंने बात ज़रा कर भी दी है। पैकेजेस का मतलब स्किड माउंटेड चीज़ें, यानी पैकेज का मतलब सादा ज़ुबान में ये है कि आप एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक प्रोसेस प्लांट किसी से बना बनाया ख़रीद लेते हैं। अब वो प्रोसेस प्लांट तो काफ़ी मतलब जगह लेते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन ये प्रोसेस प्लांट जो है इसका साइज़ भी छोटा होता है और इसका फंक्शन भी एक बस सिंगल फंक्शन होता है। एग्जाम्पल इसकी मैं इस तरह दे सकता हूँ, जैसे केमिकल डोजिंग स्किड होती है, इंस्ट्रूमेंट एयर स्किड होती है। उनका एक फंक्शन है केमिकल्स को प्रिपेयर करना डोजिंग के लिए, या फिर इंस्ट्रूमेंट एयर को प्रिपेयर करना प्लांट में यूज़ करने के लिए। तो पैकेजेस जो है वो अलग होते हैं।
और फाइनली ये कि जो इन सारों में जो आप मैकेनिकल डिज़ाइन इन हाउस करते हैं, इन हाउस से मुराद कि आपकी प्रोजेक्ट टीम में एक मैकेनिकल इंजीनियर है, उसको आपने एक सॉफ्टवेयर प्रेशर वेसल डिज़ाइन का दिया हुआ है और वो एक्सपर्ट भी है, एक्सपीरियंस्ड भी है। तो वो ये करता है कि वो प्रेशर वेसल्स को, जिसमें के शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स भी शामिल हैं, उनको वो क्या करता है, उनको वो सिमुलेशन या उसका डिज़ाइन एनालिसिस वगैरह कर लेता है। ठीक है, ये एनालिसिस जब कर लेता है तो उसमें क्या डिटरमिन करता है, ये हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। तो बात हो रही थी कि वो मैकेनिकल इंजीनियर जो मैकेनिकल डिज़ाइन कर रहा होता है, वो क्या क्या डिटरमिन करता है, यानी कि उसका आउटपुट क्या होगा। तो वो जो एनालिसिस करता है उसमें कुछ चीज़ें वो डिटरमिन कर लेता है, और उन चीज़ों में सरफ़हरिस्त ये है कि वो मटेरियल को सिलेक्ट कर लेता है। अब मटेरियल को कैसे सिलेक्ट करेगा? मटेरियल जो प्रेशर वेसल्स के होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टाइप्स के मटेरियल प्रेशर वेसल्स में यूज़ नहीं होते, कुछ 2-4 होते हैं जो कि जिनकी ज़ाहिर है कॉस्ट भी डिफरेंट होती है और उनकी फ़र्क जगहों पे एप्लीकेशन होती है। उसका ताल्लुक आपकी ऑपरेटिंग और डिज़ाइन कंडीशंस के साथ भी होता है। जैसे A516 ग्रेड 70 एक मटेरियल है जो टिपिकली यूज़ होता है प्रेशर वेसल्स की प्लेट्स को बनाने के लिए। प्रेशर वेसल बाय द वे शायद आपके जहन में हो कि वो बनता कैसे। जाहिर है वो एक कोई कास्टिंग के ज़रिए या मोल्डिंग के ज़रिए तो नहीं बनेगा, आपको उसे कुछ सेगमेंट्स या सेक्शंस में अलग अलग बनाना पड़ेगा और उसके बाद उनको जोड़ लेना पड़ेगा। अब जोड़ेंगे आप कैसे? वेल्डिंग करेंगे और उसके बाद जाहिर है उसमें कोई फ्लूइड अंदर आना है और कोई फ्लूइड बाहर भी जाना है। तो इसका मतलब कि आपको उसकी नोजल्स जो है वो लगानी पड़ेगी, मतलब वो भी वेल्ड करनी पड़ेगी। मतलब उन प्लेट्स में होल करके आपको नोजल के एक स्ट्रक्चर होता है, उसके फ्लैंज भी होता है, उसकी नेक होती है, तो उसको वेल्ड करना पड़ता है। अब जिधर कहीं ऐसी नोजल को लगाया जाता है वो जगह एक वीक स्पॉट बन जाती है, एक कमज़ोर एरिया, यानी कि उधर स्ट्रेसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो ऐसी जगहों को फिर आप रीइंफोर्स करते हैं पैड्स के ज़रिए। ये सारी कैलकुलेशंस आप उस सॉफ्टवेयर में करते हैं और वो आपको फिर जवाब देता है कि ये ठीक है। स्ट्रेस कितनी तरह के होते हैं प्रेशर वेसल में? सबसे पहले तो उसके अंदर अगर कोई इंटरनल प्रेशर है वो है, उसके अगेंस्ट स्ट्रेस होगा। फिर एक्सटर्नल प्रेशर भी हो सकता है। एक्सटर्नल प्रेशर क्यों होगा? एक्सटर्नल प्रेशर नॉर्मली नहीं होता, लेकिन अगर कभी वेसल के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो उसको बाहर की हवा इतना ज़्यादा प्रेस करती है कि अगर आपने ठीक डिज़ाइन ना किया तो वो वेसल इम्प्लोड कर जाएगा, यानी अंदर की तरफ उसकी वॉल्स चली जाएगी। ठीक हो गया? तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं कि एक स्टील का छोटा सा वो डब्बा लेके उसके अंदर उसको, लेकिन वो बंद हो सके टाइटली, तो अंदर आप उसके थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, उसको थोड़ा गर्म कीजिए हत्ता कि वो बॉयल हो जाए। अब आप उसको टाइटली बंद कर दें एंड यू प्लेस दैट अंडर टैप ऑफ कोल्ड वाटर, यानी उसको बाहर से ठंडा करें। जब ठंडा करेंगे तो अंदर जो स्टीम थी वो क्या होगी,
कंडेंस होके वाटर बन जाएगी। जब वाटर बनेगी तो अंदर वैक्यूम पैदा हो जाएगा, और जब वैक्यूम पैदा होगा तो बाहर की हवा उसे इतना दबाएगी कि वो डिसशेप हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो मतलब ऐसे वेसल होते हैं जिनमें एक्सटर्नल प्रेशर पैदा हो सकता है, तो in that case you have to design against the external pressure as well. Then you have to design against what? You might have to design it against the wind. Wind जो है वो इतनी मामूली चीज़ नहीं कि उसको हम इग्नोर कर दें। हर एरिया में कभी ना कभी विंड स्टॉर्म आ जाता है, कुछ एरियाज में ज़रा ज़्यादा आ जाते हैं। फिर ऐसे वेसल जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा से मेरी मुराद कि 150 फुट, 200 फुट, 300 फुट, कोई कॉलम, कोई टावर जो कि प्रोसेस प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वेसल्स को बहुत ज़्यादा विंड के लोड का सामना करना पड़ जाता है। विंड का लोड जब पड़ेगा तो क्या होगा? ये होगा कि जहाँ पे वो वेसल टिका हुआ है, यदि उसकी फाउंडेशन है, वो बहुत सीवियर स्ट्रेसेस के अंडर आ जाएगी, और आपको फिर ये करना पड़ेगा कि उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगेंस्ट द विंड लोड। फिर कई एरियाज़ में साइस्मिक लोड्स, साइस्मिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है। साइस्मिक एक्टिविटी मतलब जो ज़मीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ज़मीन आपको आइडिया होगा कि वो उसमें ऐसे नहीं है कि वो एक ही चीज़ है ज़मीन की जो सब सरफेस है, बल्कि नेचर ने उसको अल्लाह ताला ने प्लेट्स की फॉर्म में रखा हुआ है जो एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करते हैं। तो उस मूवमेंट की वजह से ट्रेमर्स होते हैं, साइस्मिक एक्टिविटी होती है। तो इन सच केसेस जहाँ पे ये साइस्मिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो हमें वो भी उसके कुछ कोड्स और कुछ जोन्स होते हैं। तो वो जब आप प्रेशर वेसल की सिमुलेशन करते हैं, डिज़ाइन सिमुलेशन, तो आप वो बता देते हैं कि ये किस तरह की जगह पर इंस्टॉल किया जाएगा, और वो कोड आप दे देते हैं, साइस्मिक कोड, तो उससे वो कैलकुलेट कर लेता है। ठीक हो गया। फिर आपकी जो पाइपिंग आके जुड़ेगी उस प्रेशर वेसल से, वो पाइपिंग बजाते खुद उस वेसल पे लोड डालेगी, लोड डाल सकती है, उसको भी आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। फिर उस वेसल के अंदर अगर कोई लिक्विड है, उसका अपना वेट है, वो सारा कुछ आपको उस सिमुलेशन में कंसिडर करेंगे। तो वो आपको सॉफ्टवेयर बताएगा कि आपने मुख्तलिफ जगहों पर एसबी कोड के मुताबिक, एसबी कोड यूज़ किया जाता है प्रेशर वेसल के लिए, उसका सेक्शन 8 डिवीज़न 1 ये यूज़ किया जाता है। और वो सॉफ्टवेयर इस कोड को यूज़ करते हुए आपको ये बताएगा कि मुख्तलिफ जगहों पर वॉल थिकनेस आपने क्या रखनी है, क्या रखनी है। ये आप जब मालूम कर लेंगे तो आप फिर ये सारी इनपुट्स और आउटपुट्स को टेबुलेट करेंगे, टेबुलेट करेंगे, और वो इन्फॉर्मेशन आप फिर क्या करेंगे, आप वेंडर को भिजवा देंगे। यानी कि जो डेटा शीट आपने वेंडर को देनी है उसमें आप बता देंगे कि मैं ये प्रेशर वेसल ख़रीदना चाहता हूँ जिसकी ये डिज़ाइन कंडीशंस होगी, ये वॉल थिकनेसेस होगी। ठीक हो गया। जब वेंडर आपसे वो इंफॉर्मेशन लेगा तो वो हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करे, जो भी वो चेंजेस करेगा वो आपको बता देगा, और उसके नतीजे में क्या होगा कि वो आपको एक उस वेसल की डायमेंशंस देगा, फाइनल। फिर उसकी नोज़ल की जो पोजीशंस हैं
वो भी दे देगा फाइनल। और फाइनली वो वेसल हवा में तो नहीं लटका होता, वो ज़मीन पे पड़ा होता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि 2-3 जगहों से हमने उसे पकड़ा होता है और उसको सपोर्ट किया होता है। तो उन सपोर्ट्स की भी वो डिटेल बता देगा, उसकी पोजीशन बता देगा और उन पे जो लोड आ रहा है वो बता देगा। अब आप इक्विपमेंट डायमेंशंस जो हैं वो आप किसको देंगे? वो एक इन्फॉर्मेशन है, बड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि आपके डाउनस्ट्रीम कुछ लोग बैठ के इस इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये इक्विपमेंट डायमेंशंस आप फॉरवर्ड कर देंगे प्लांट लेआउट वालों को। प्लांट लेआउट वाले कौन है, हम अगली स्लाइडों में ज़रा ज़्यादा तफसील से देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये वो लोग हैं जो प्लांट का प्लॉट प्लान बनाते हैं और एलिवेशंस डिज़ाइन करते हैं। तो इनका जो आउटपुट होता है, उनका जो आउटपुट होता है वो यूज़ करते हैं 3D मॉडलिंग करने वाले। 3D मॉडलिंग करने वालों को इन प्लांट लेआउट्स के स्केचेस, इनके बनाए हुए स्केचेस दिए जाते हैं और वो लोग कंप्यूटर को यूज़ करके 3D मॉडल बनाते हैं। तो लेकिन अगर आपने इक्विपमेंट डायमेंशंस प्लांट लेआउट वालों को नहीं दी या नहीं दे रहे, तो वो ये स्केचेस नहीं बना पाएंगे। जब वो नहीं बना पाएंगे तो 3D मॉडलिंग भी नहीं होगी। ठीक हो गया? तो ये बड़ी वाइटल इंफॉर्मेशन है। फिर जो नोज़ल की पोजीशंस हैं जो फाइनल हुई थी, वो आप फॉरवर्ड कर देंगे किनको? पाइपिंग वालों को। पाइपिंग वालों के लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उसकी बेस पे वो अपने जर्नल अरेंजमेंट ड्राइंग्स जो है वो बनाते हैं और आइसोमेट्रिक्स भी बनाते हैं। ठीक हो गया? तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाइपिंग, बिकॉज पाइप की जो रूटिंग है उसका दारोमदार इक्विपमेंट की नोजल्स पे भी होता है, और चीज़ों पर भी होता है, लेकिन इक्विपमेंट की नोजल्स पर भी होता है। अगर एक इक्विपमेंट की नोजल की लोकेशन बदल जाए या पाइपिंग वालों को मालूम ही नहीं कि वो कहाँ है, तो उनको ये करना बड़ा मुश्किल होगा कि वो पाइप को शुरू कहाँ से करें। तो पाइप जहाँ से शुरू होगा वो नोजल की पोजीशन होती है। तो फाइनली ये सपोर्ट्स की बात हो रही थी। तो एक और ग्रुप भी है जो कुछ इन्फॉर्मेशन के इंतज़ार में बैठा है, उसको हम कहते हैं सिविल एंड स्ट्रक्चरल ग्रुप। उनका किरदार क्या है? उनका किरदार ये है कि उन्होंने फाउंडेशंस डिज़ाइन करनी होती है। फाउंडेशंस क्यों डिज़ाइन करनी पड़ती है? इसलिए डिज़ाइन करनी पड़ती है कि ये जो इक्विपमेंट है इनको आप कच्ची ज़मीन पे नहीं रख सकते। उनके नीचे आपको कंक्रीट के पैड्स, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? इसलिए कि अगर आप उसको ये बेयर लैंड पे इंस्टॉल कर देंगे तो या तो वो ज़मीन में धंस जाएगा या वो वाइब्रेट करेगा। तो मतलब we have to install all the heavy equipment as well as the light equipment on some kind of a what? Foundation. ये फाउंडेशंस का साइज़ क्या हो और इसका सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर उसका डिज़ाइन कैसे हो, मुख्तलिफ़ तरह की फाउंडेशंस होती है जो कि हम सिविल वाले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन हर फाउंडेशन के लिए आपको बेयरिंग कैपेसिटी, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, और अगर स्प्रेड फुटिंग उसमें यूज़ हो रही है तो उस सारे का साइज़ आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि सिविल वाले करते हैं। और वो आपसे एक ही चीज़ मांग रहे होते हैं, वो ये कि लोड कितना है और उसकी लोकेशन क्या है। अब वो लोड कितना है और मतलब उसकी लोकेशन का जवाब आपको सपोर्ट्स वाले, यानी कि उनकी पोजीशन और लोड्स वाले बता रहे हैं, जो कि आपको फॉरवर्ड करना है फौरी तौर पे सिविल वालों को
ताकि वो अपना काम शुरू कर ले। अच्छा जी, जनरली ये समझा जाता है कि किसी से कोई चीज़ खरीदना तो बहुत आसान है, खरीदना बहुत आसान है, लेकिन बेचना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रोसेस प्लांट की अगर आप कभी परचेज इंजीनियर के तौर पे आपको मौका मिले, प्रोक्योरमेंट इंजीनियर भी कहते हैं या परचेज इंजीनियर, या किसी ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको काम करने का मौका मिले, जो कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका है, तो आपको आइडिया होगा कि चीज़ को ख़रीदना भी उतना ही मुश्किल है। अब ख़रीदना क्यों मुश्किल है? इसलिए मुश्किल है कि आपको उसे इतनी बारीकी से, इतनी डिटेल और डेप्थ से स्पेसिफाई करना होता है, और अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये होगा कि चीज़ कोई गलत आ जाएगी, सही नहीं होगी, उसका मटेरियल नहीं सही होगा, उसका थिकनेस नहीं सही होगा, वो कोड्स को फॉलो नहीं कर रही होगी, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया कि आपने ऑर्डर कर दिया और वो चीज़ आ गई और वो ठीक नहीं थी, तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। आप वेंडर या उस बनाने वाले के पास नहीं जा सकते कि यार इसको ठीक कर दें, आपने गलत बना दिया, क्योंकि वो ये कहेगा मैंने वही चीज़ बनाई है जो आपने मुझे कही थी, या अगर ठीक तरह नहीं बताई थी तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। तो with all this background, I am just trying to convey that purchasing or procuring the things in the process plant is a very in-depth job, very in-depth job. तो आपको बहुत सारे कोड्स, इंटरनेशनल कोड्स, उनको स्पेसिफाई करना होता है। अगर आप कोड को स्पेसिफाई कर देते हैं तो आपकी जान बच जाएगी, क्योंकि आप सिंपल कह देंगे जी इस कोड को फॉलो करो, और अगर वो कोड से डिविएट करता है तो आप उसको पकड़ सकते हैं, फिर आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। कानून आपकी मदद करेगा कि वेंडर की मिस्टेक है कि उसने कोड को फॉलो नहीं किया, आप क्लेम कर सकते हैं अपने, लेकिन वो वेंडर भी फिर ज़रा संभल जाएगा। अगर आपने उसे कोड बता दिया है, उसको पता है कि मैं अगर कोई रिस्क लूँगा ऐसा तो फिर मुझे बाद में नुकसान काफ़ी होगा, और वो सिर्फ उस वेसल की कीमत तक नहीं होगा, शायद उसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस एक चीज़ होती है, यानी कि उसकी वजह से पूरा प्लांट की कंस्ट्रक्शन डिले हो गई, तो वो जो क्लेम करने वाला उस प्रोडक्शन के पैसे भी उस वेंडर से ले लेगा, यानी कि बहुत ह्यूज नुकसान हो सकता है। तो लेकिन अगर आपने कोड स्पेसिफाई किया तब, लेकिन अगर आपने कोड ही स्पेसिफाई नहीं किया, फिर वो वेंडर कहेगा जी मैंने तो बना दिया जो आपने कहा था, या नहीं कहा तो तो यू हैव टू स्पेसिफाई द रेलेवेंट कोड्स। और डिज़ाइन की अगर कोई, या फैब्रिकेशन की अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप ज़रूर बताएं, आप लिखें, और उसके लिए एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम डिज़ाइन जनरल स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं, या डीजीएस। एक प्रोजेक्ट में उसकी बड़ी अहमियत होती है। इट्स लाइक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक in every project, because everybody follows that. So and time and again you refer to the DGS or specification, because you don't speak any other language with the vendor except DGS. आप उसको कहेंगे DGS में ऐसे लिखा है, आप ये कर दो। अगर वो कहेगा जी मैंने DGS के मुताबिक नहीं चलना, फिर वो बताएगा जी मेरी डिविएशन का मतलब उससे डिविएट करना, यानी कि चेंज करना, तो मेरी डिविएशन का रीज़न ये है। फिर आप उस रीज़न की उसमें जाएंगे, रीज़न की क्या वजह है, क्या वो हमारे लिए डैमेजिंग है। तो अगर डैमेजिंग है देन यू हैव टू टेक अ वेरी सॉलिड स्टैंड। आप कहें नहीं कि योर रीज़न इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड यू हैव टू फॉलो, चाहे जो भी है फॉलो करें, ठीक हो गया। तो इसके अलावा
if you are a purchaser and you have some additional requirements, you are a purchaser मतलब you are working for a purchaser, you are working for the client, or you are working for the engineering subcontractor, or you are working for as a PMC. PMC I hope you know, that is project management consultant. तो वो सारी केसेस में your loyalties are with the client. वैसे तो if you are a contractor then your loyalties are also with the client, ठीक है. And I would go one step further. If you are a vendor, your loyalties should be with the client. अगर आपने एक गलत चीज़ बेच दी तो वक्ती तौर पे तो you earned something, but your reputation in a general will have a very heavy backlash. फिर आप दोबारा इस क्लाइंट को नहीं बेच सकते. हो सकता है ये क्लाइंट आपको मतलब आपकी रेपुटेशन को वैसे भी डैमेज कर दे या कोई और बात हो. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है. बट इन ईदर ऑफ द रोल्स योर जॉब इज दैट यू वर्क ऑनेस्टली टू गिव द बायर, ultimate user, the same things which are specified in the DGS or in the code. And if you have to prepare material requisitions for that, then you have to include all the relevant code. मटेरियल रिक्विजिशन क्या होती है ये मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ. पिछली किसी स्लाइड में मैंने जिक्र किया कि एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं पैकेज. शायद प्रोसेस के लेक्चर में भी ये बात हुई थी कि देयर इज़ अ पैकेज. पैकेज क्या होता है ये मैंने अभी पिछली स्लाइडों में भी बताया है. ये एक छोटा सा यूनिट होता है और इसका एक काम होता है. तो इसको हम क्यों अलग से बनवाते हैं, उसकी वजह ये है कि इट इज़ डूइंग अ वेरी स्पेसिफिक थिंग जिस पे आपका कमांड नहीं है. देयर आर स्पेशलिस्ट अवेलेबल इन द फील्ड हु डू दोज थिंग्स. यानी कि वो जो पैकेज ने करना था उसको बनाने वाले कुछ स्पेशलाइज्ड लोग मौजूद हैं मार्केट में, यानी वेंडर्स. तो इंस्टेंट के आप इस सरदर्दी में पड़े कि आप उसको खुद डिज़ाइन कर रहे हैं, फिर आपको उसे किसी से मैन्युफैक्चर भी करवाना पड़ेगा, फिर आपको उसे उसकी पाइपिंग अलग करनी पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंटेशन अलग करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल अलग करना पड़ेगा. तो उस सारे झंझट में पड़ने की बजाय आप ये करते हैं कि आप कहते हैं जी कि मुझे इनपुट मेरा ये है और आप उसके लिहाज से मुझे एक स्किड या एक पैकेज डिज़ाइन कर दें. एंड यू टॉक टू वेरियस वेंडर्स and what they do, they come up with a quotation. And obviously when you are buying a package you have to mention what functional characteristics do you want. वो आप लिखते हैं और वो आपको फिर उसकी सारी डिटेल बताते हैं. लेकिन उससे पहले आप मेंशन भी करते हैं कि आपको क्या एप्लीकेबल कोड्स हैं, अगर आपकी कोई स्पेसिफिकेशंस हैं, कोई अगर डेविएशंस आप उनको अलाउ करना चाहते हैं, ठीक है. तो इसके अलावा चूँकि पैकेज में सारे डिसिप्लिन्स का काम होता है. पैकेज इज़ नॉट जस्ट पाइपिंग और इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट. इन द पैकेज विच इज़ अ स्मॉल प्रोसेस यूनिट बाय इटसेल्फ, उसमें all the disciplines they have to work together. So we have to specify the design requirements for all the engineering disciplines. So package will be prepared by the vendor in their workshop, and obviously when they prepare it or they manufacture it, they will test that package as well within their own workshop. तो जब वो टेस्टिंग होगी या जब वो बन गया और वो कहे जी कि उसकी इंस्पेक्शन भी कोई करना चाहे तो कर ले क्लाइंट साइड से, तो नॉर्मली क्लाइंट का बंदा चला जाता है और वो क्या करता है, वो उसकी इंस्पेक्शन कर लेता है और इंस्पेक्शन के बाद एक टेस्टिंग हो जाती है. जब वो सब ओके हो जाता है तो फिर वेंडर क्या करता है कि आपको एक फंक्शनल गारंटी देता है. फंक्शनल गारंटी क्या है?
फंक्शनल गारंटी ये है कि ये पैकेज ये वाले जो स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है वो फुलफिल करेगा। अच्छा जी, तो पैकेज जो है वो आप बड़ी डिटेल से स्पेसिफाई करते हैं, और पैकेज में ना सिर्फ मैकेनिकल वारंटीज होती है बल्कि जो वेंडर है वो परफॉर्मेंस गारंटी भी देता है, और ये उसकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पैकेज ने अगर साइट पे आके सही काम नहीं किया तो चाहे वो जितना भी अच्छा बना हुआ है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो दैट्स वाई द वेंडर गिव्स यू द वारंटीज एज वेल एज द guarantees. I hope you know what is the difference between warranty and a guarantee, which I have told in my previous lecture. If somebody has doubt, please go to that lecture in the starting lectures. This is lecture 7th, so I think you should consider listening to the previous lectures. तो इसके अलावा मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि पैकेज दिस माइट कम इन एज अ होल, एज अ सिंगल असेंबली, मतलब जोड़ के वो पूरा एक स्किड भेज दें आपको अच्छी तरह से पैक करके। अच्छी तरह से पैक का मतलब कि दौराने शिपिंग, यानी कि जब वो ट्रेवल कर रहा था, फर्ज करें वो स्पेन में बना एंड यू आर इन द मिडल ईस्ट एंड यू ऑर्डर्ड दैट स्किड and it has to come to UAE. Probably it would come on a ship. जहाज में तो एयर कैरी नॉर्मली आप नहीं कराते unless it is a great emergency for the project and the things are very light. लेकिन अगर हैवी चीज़ है तो दिस इज़ नॉट एयर शिप्ड, नॉर्मली इट इज़ जो शिपिंग होती है, नॉर्मल शिपिंग होती है सी रूट से जो आती है, वो करवाते हैं आप। उसमें ज़रा टाइम फ्रेम भी होता है, चाहिए होता है। एक और चीज़ का आपको देखना पड़ता है कि जब आप सी फ्रेट से मंगवाते हैं तो देन यू हैव टू स्पेसिफाई के द शिपिंग शुड कंसिडर द एनी रफ वेदर एज वेल, यानी कि आपकी ड्यूरिंग शिपिंग, यानी कि ड्यूरिंग ट्रैवल कोई चीज़ डैमेज ना हो जाए, विच इज़ सी में तो फिर पता है कुछ हर तरह की कंडीशन आ सकती है, तो सी वर्दी पैकिंग होनी चाहिए। और ताकि और उस पैकिंग को नॉर्मली आप मेंशन भी करते हैं कि वेंडर शुड टेल के व्हाट काइंड ऑफ पैकिंग दे विल प्रोवाइड, और वो एक सिंगल असेंबली के तौर पे भी आ सकता है, और वो ये भी कर सकते हैं कि उसे 2-3 मॉड्यूल्स में भेज दें लूज, यानी वो एक स्किड की बजाय 3 स्किड्स भेज दें और वो तीनों स्किडें साइट पर जोड़ ली जाएं, यानी वो हमें बता दें जी ऐसे जोड़ लें आप। और जोड़ने का जो सामान है, यानी अगर पाइप्स चाहिए जोड़ने के लिए, नट बोल्ट चाहिए, गैस्केट्स चाहिए, तो वो भी वो प्रोवाइड कर दें। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो इन दैट केस वो सामान आपको लूज मिल जाएगा। वायरिंग भी हो सकती है, नट बोल्ट्स हो सकते हैं, गैस्केट्स हो सकते हैं, पाइप स्पूल्स हो सकते हैं, और आपको तरीका बता दें जी कि इस पॉइंट को आपने इससे जोड़ना है, उस पॉइंट को उससे जोड़ना है। तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट दैट इज़ ऑल मेंशन्ड इन द बिड कि हम आपको ऐसे देंगे। ठीक हो गया। तो फिर इसके बाद एक बात और है कि वो स्किड या वो मॉड्यूल या वो पैकेज कहीं पे इंस्टॉल होगा साइट पे, अब उसने अकेले तो नहीं रहना ना, उसको किसी चीज़ से तो आपको, फर्ज करें वो नाइट्रोजन जनरेटर था या केमिकल डोजिंग था, तो अब वो जो भी काम उसने करना है उसको प्लांट के साथ तो कनेक्ट आपने करना है ना, अदरवाइज तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं। अब वो कनेक्शन जो है वो कोई रेडियो टेलीकास्ट के ज़रिए तो नहीं होगा ना, वो तो किसी पाइप के ज़रिए होगा, या पाइप 2-3 पाइप भी हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें वह उसके साथ आपको ड्रेन कनेक्शन भी जोड़ना पड़े, फ़र्ज़ करें उस स्किड पे
वेंट की भी ज़रूरत है, ठीक है, और प्रोसेस कनेक्शंस हैं, तो वो सारी चीज़ों को आपको जोड़ना पड़ेगा। अब ये जोड़ना, ये किसकी ड्यूटी है? ये किसकी ड्यूटी है? इन नॉर्मल सिचुएशंस जो पैकेज का बेचने वाला, यानी कि जो सेलर है, यानी कि जो वेंडर है, वो कहता है कि जी मैं आपको ये चीज़ बना के दे देता हूँ, और लेकिन जो इसको जोड़ना है वो मेरे ज़िम्मे नहीं होगा। मैं आपको ये बता दूंगा कि ये कनेक्शंस होंगे मेरी पैकेज की लिमिट पर, यानी कि उसको बैटरी लिमिट भी कहते हैं। मेरे पैकेज की जो आखिरी हदूद हैं उन पे ये कनेक्शंस होंगे, उनके ये साइज़ होंगे, उनकी ये प्रेशर रेटिंग होगी, या अगर कोई इंस्ट्रूमेंटेशन कनेक्शन है तो उसकी ये स्पेसिफिकेशन होगी, ये स्पेसिफिकेशन होगी। अगर कोई पावर का कनेक्शन है तो उसकी ये डिटेल होगी। और आप क्या करें कि आप जब ये साइट पर लगाएं तो इसको आप अपने प्लांट के साथ इंटरकनेक्ट कर लें। तो वो जो इंटरकनेक्शन है वो मैं आपको नहीं प्रोवाइड करूँगा। तो जब ये बात होती है तो फिर क्या होता है कि जब आपको पैकेज की जब ड्राइंग्स भेजी जाती हैं वेंडर से, फिर आप क्या करते हैं कि आप एस्टिमेट कर लेते हैं कि इसके लिए इंटरकनेक्टिंग का जो अरेंजमेंट है वो उसका सामान भी आपको फिर अरेंज करना पड़े एज अ क्लाइंट, ताकि जब ये पैकेज साइट पे जाए तो ना सिर्फ पैकेज बल्कि उसके साथ ये इंटरकनेक्शन का जो सामान है वो भी जाना चाहिए, अदरवाइज तो वो जुड़ नहीं पाएगा। ठीक हो गया? पैकेज की बात बार बार हो रही है, पैकेज की बात बार बार हो रही है, तो आपके जहन में ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा कि वाई पैकेज? तो हम ये कि खुद उसको क्यों नहीं कंस्ट्रक्ट कर लेते, या जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है उसको आप सामान दे दें, वो उसको साइट पे जोड़ता रहेगा। वाई वी नीड अनदर वेंडर, उसके साथ इतनी बारीकी में आप सारी बातचीत करें, उसके साथ आप क्वेरीज करें, फिर आगे अभी मैं बात करूँगा बिड एवेल्यूएशंस करें, फिर वो डिविएशंस ले, फिर आप उससे कॉन्टेस्ट करें सारी डिविएशंस। इस सारी हेडेक की क्या ज़रूरत है? आप वो चीज़ें खुद ही ख़रीद लें, प्रोसेस वाले आपके पास मौजूद हैं, पाइपिंग वाले भी मौजूद हैं, मैकेनिकल वाले भी, तो वो चीज़ें आप मंगवा लें और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को कह दें, वो जोड़ता रहेगा। ठीक है, आपने हायर किया हुआ है ना कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, तभी तो वो प्लांट लगेगा। तो अगर ये पैकेज खरीदेंगे तब भी आपको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर तो रखना ही पड़ेगा, और वही सारा एक जो ओवरऑल ठेकेदार होता है वही होता है ना कॉन्ट्रैक्टर, मेन कॉन्ट्रैक्टर। देन व्हाई इज द नीड फॉर दीज पैकेजेस? इसका जवाब बड़ा सादा सा है, वो ये है कि आजकल अब इंक्रीजिंगली मॉड्यूलैरिटी की तरफ क्लाइंट्स जाना पसंद करते हैं। मॉड्यूलैरिटी, तो आप पूछेंगे जी मॉड्यूलर होने से क्या फ़ायदा है? मॉड्यूलर होने से ये फ़ायदा है, एक तो चीज़ को साइट पर लगाने में टाइम बहुत कम लगता है। जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है ना प्रोजेक्ट्स की, तो टाइम इज़ द वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी रेयर कमोडिटी, क्योंकि एक एक दिन जो क्लाइंट है वो उसको ये लग रहा होता है जी कि मेरा तो नुकसान हो रहा है। नुकसान कैसे हो रहा है? वो नुकसान ऐसे हो रहा है कि उसे वो फ़ायदा नज़र आ रहा होता है जो प्लांट जब लगेगा तो उसको होगा, तो वो उस फ़ायदे का ना मिलना वो भी नुकसान के ग्रेड में ले रहा होता है। तो एक एक दिन उस पर बहुत भारी होता है, बहुत भारी होता है। तो वो आपको मीटिंग्स में आपके साथ जिस तरह डील करता है, उनकी टीमें आपके साथ जैसे बात करती हैं, उससे उनका टेम्परामेंट का बड़ा अच्छा पता चल रहा होता है। एंड प्रोजेक्ट टीम फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर साइड इज अंडर वेरी हाई प्रेशर एंड दे हैव टू डू इट विद इन टाइम। अगर वो डिले करेंगे तो क्या होगा? अगर एक दिन भी डिले हो गया तो क्या होगा?
तो ऐसे जो डिले होती है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट की ज़ुबान में एक नाम देते हैं, उसको कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस, एलडीज। एलडीज का मतलब कि अगर एक दिन भी डिले हो गया तो आपको ना सिर्फ एक इस चीज़ के पैसे देने पड़ेंगे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया, बल्कि इस चीज़ के भी देने पड़ेंगे कि आपने हमारी प्रोडक्शन या हमने जो करना था उससे प्लांट से वो भी नहीं हो पाया और एक दिन वो डिले हो गया, तो वो जो हमें फ़ायदा होना था उसके भी आपको हम डाल देंगे पैसे। दिस इज़ लिक्विड, दैट्स वाई द एलडीज आर वेरी हाई। और उसके अलावा हाई होने के साथ साथ क्लाइंट इस बात से भी नहीं खुश कि वो पैसा कमाने के लिए एलडीज नहीं डालते, उनकी वाकई उनकी होती है ख्वाहिश कि जल्दी प्लांट लग जाए, और अगर एलडीज ज़्यादा आपको पड़े तो नुकसान तो होगा ही होगा। तो आपके नाम के साथ आ जाएगा कि ये वाला कॉन्ट्रैक्टर ये इसने डिले किया था और उसको इतने एलडीज पड़े थे, और अगली दफ़ा वो आपको फिर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देने वाले। ठीक हो गया? तो दैट्स वाई वी हैव टू कीप आवर सेल्फ वेरी सेफ। तो बात हो रही थी कि पैकेज के होने से ये इस डिस्कशन का क्या ताल्लुक है। उसका ये ताल्लुक है जनाब कि अगर चीज़ें मैक्सिमम मॉड्यूलर हो जाए, जो कि फ्यूचर की में इस तरफ लोग आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, जो मुझे इसका कंस्ट्रक्शन का, प्रोसेस प्लांट का या रिफाइनरी का, पेट्रोकेमिकल्स का, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि पीपल विल ट्राई टू गो फॉर मॉड्यूलैरिटी। अब मॉड्यूलैरिटी से ये फ़ायदा होगा कि जो प्लांट पे कंस्ट्रक्शन टाइम है वो थोड़ा हो जाएगा, वो थोड़ा हो जाएगा। बहुत सारे वेंडर्स पैरेलल में मॉड्यूल्स पे काम करेंगे और वो मॉड्यूल्स बन बन के साइट पर आ जाएंगे, एंड यू जस्ट हैव टू प्लग एंड प्ले देम विद सिंपल एफर्ट, विद सिंपल एफर्ट। तो इंटरकनेक्टिंग जो उनके पाइप्स हैं उनको जोड़ लेने में बहुत कम एफर्ट है, लेकिन अगर उसको नए सिरे से आपने बनाना है फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट है। ठीक है? तो अगर आपने पैकेज खरीदने हैं तो एक दो चीज़ों की आप एहतियात करें, उसको अच्छी तरह स्पेसिफाई करें, प्रोसेस ड्यूटी स्पेसिफाई करें, स्पेसिफिकेशंस जितनी भी हैं वो आप दें, और सिविल, स्ट्रक्चरल और पाइपिंग का स्टैंडर्ड्स भी दे ताकि वो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके मॉड्यूल बनाए। और इसके अलावा इंजीनियरिंग डिज़ाइन डेटा भी दे। अगर कोई नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, कोई टेस्टिंग है नॉन डिस्ट्रक्टिव, उसके भी क्राइटेरिया आपको उनको देना पड़ेगा। अगर कोई पेंट की स्पेसिफिकेशन है तो वो भी दे। तो मतलब आपका सक्सेस ये है, इसमें सेंसिटिविटी ये है कि द मोर कॉम्प्रिहेंसिवली यू स्पेसिफाई योर सेल्फ तो यू बिकम सेफ, स्पेशली इन द केस ऑफ पैकेज प्रोक्योरमेंट। ठीक है? तो पैकेज नाम से तो ऐसे लगता है जैसे कोई छोटी सी चीज़ होगी, लेकिन आपको ये स्लाइड पे तो यू आर सेइंग समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज अ पैकेज। इसलिए पैकेज कि ये एक स्किड माउंटेड है, तो ये कहीं ने किसी ने बनाया है, किसी ने बनाया है, और वो इमेज क्रेडिट मैंने नीचे लिख भी दिया है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। तो दिस काइंड ऑफ पैकेज, इवन लार्जर साइज, इससे लार्ज साइज क्या होगा, इससे बड़ा साइज भी हो सकता है, लेकिन उस सूरत में हो सकता है वो एक मॉड्यूल में ना बनाए, वो दो तीन मॉड्यूल्स में बना के आपको दे दे। ठीक है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि यू आर गोइंग टू असेंबल दोज मॉड्यूल्स एट साइट। ठीक है? और देन आप जब स्पेसिफाई कर दें आप जब स्पेसिफाई कर दें तो आपको जो वेंडर है उससे एक बात कहनी होगी, उसको आपको ये कहना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट या कबूल करने के बाद, फ़र्ज़ करें इफ़ वी अवॉर्ड यू, तो आपकी ज़िम्मे क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। देन यू हैव टू गिव अस सम डॉक्यूमेंट्स आफ्टर सम टाइम।
आफ्टर सम टाइम। अब जैसे आप उसको कह सकते हैं कि जब आपको हमने अवार्ड कर दिया तो PNID आप विद इन 15 डेज हमें दे दें, उसका लेआउट हम विद इन 40 डेज दे दें। फिर JB ड्राइंग और IO लिस्ट के लिए भी कोई ना कोई उसको डेडलाइन दी जा सकती है और देनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट इशू होती है उसकी, आप उसको एवेल्यूएट करते हैं। फ़र्ज़ करें PNID की फ़र्स्ट इशू आ गई तो आपने उसे एवेल्यूएट किया, कुछ कमेंट्स थे आपके, वेंडर ने वो कमेंट्स इनकॉर्पोरेट किए, फिर सेकंड इशू और फाइनली द फाइनल इशू। और ये डॉक्यूमेंट्स का देना कोई ये नहीं कि वेंडर का अगर दिल चाह रहा है तो वो दे, अगर वो नहीं देना चाह रहा तो वो ना दे, ये भी सब्जेक्ट टू LD होते हैं। फ़र्ज़ करें वेंडर ने काम टाइम पे कर लिया, लेकिन वो जो फर्स्ट PNID देने की डेट थी उससे वो 2 दिन लेट हो गया, तो भी उस पर LD उसको पड़ जाएगी। तो दिस डॉक्यूमेंट सप्लाई शेड्यूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, असाइड फ्रॉम जो सप्लायर के डॉक्यूमेंट शेड्यूल की बात हो रही थी पिछली स्लाइड में, वेंडर को आपको बट वेंडर हैज़ टू इशू some other documents as well, some other documents as well। अब क्या है वो डॉक्यूमेंट्स? वेंडर हैज़ टू गिव यू देयर इंटरनल इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स। अब वो इंटरनल इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? दोज कुड बी कैलकुलेशन नोट्स, दोज कुड बी असेंबली ड्राइंग्स एंड दोज थिंग्स वेंडर हैज़ टू सप्लाई। ये अब डॉक्यूमेंट शेड्यूल की बात नहीं हो रही। शेड्यूल का मतलब अभी वेंडर ने बना रहा था, अभी बात हो रही है कि वेंडर ने बना लिया और आपको वो चीज़ भेजना चाहता है जो उसने बना ली, तो वो चीज़ अकेले वो नहीं भेजेगा, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। अलॉन्ग विद दैट थिंग विच ही हैज़ मैन्युफैक्चर्ड, ही हैज़ टू गिव यू सम थिंग्स। और वो क्या चीज़ें हैं वो इस स्लाइड में आई हैव ट्राइड टू मेंशन। तो फर्स्ट ऑफ देम इज वेंडर इंटरनल इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स। देन वी हैव इंटरफेस डॉक्यूमेंट्स, यानी वो इक्विपमेंट्स अगर प्लांट के साथ उसकी मॉड्यूल के जुड़ रहे हैं तो वो, या उसके सप्लाई की हुई चीज़ के जुड़ रहे हैं तो वो क्या है? तो इंटरफेस डॉक्यूमेंट्स के अलावा, इंटरफेस डॉक्यूमेंट्स के अलावा वेंडर ऑल्सो हैज़ टू गिव यू देयर मैन्युफैक्चरिंग डॉक्यूमेंट्स। मैन्युफैक्चरिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी? उसमें इंस्पेक्शन एंड टेस्ट रिपोर्ट्स होंगी, यानी कि वेंडर को ये भी बताना पड़ेगा सादा ज़ुबान में कि मैंने ये चीज़ मैन्युफैक्चर जब कर रहा था तो वो कैसे की, उसमें वेल्डिंग की क्या प्रोसीजर मैंने यूज़ किया, टेस्टिंग का क्या, इंस्पेक्शन मैंने कैसे की, और जो ड्राइंग्स हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग वो जिसमें मैंने वेल्ड्स को आइडेंटिफाई किया था, मटेरियल्स जो मैं लगा रहा था उनके सर्टिफिकेट्स थे, वो कैसे ट्रेस किए जा सकते हैं कि ये जो चीज़ लगी है इसका मटेरियल सर्टिफिकेट कहाँ पे है। तो वेल्ड की इंस्पेक्शन बड़ी क्रिटिकल होती है, कैसे वेल्ड की इंस्पेक्शन की कैसे की जाती है, कैसे की जाती है? वेल्डिंग की इंस्पेक्शन के 2-4 तरीके होते हैं। उसको हम डाई पेनिट्रेंट चेक से भी देख सकते हैं, बट दैट इज़ सुपरफिशियल। फिर हम उसको अल्ट्रासोनिकली देख सकते हैं, फिर उसको मैग्नेटिक पार्टिकल्स के ज़रिए देख सकते हैं, एंड फाइनली वी हैव व्हाट, एक्सरे या रेडियोग्राफी, उसके ज़रिए भी वेल्ड्स को देख सकते हैं। तो अब उसमें फ़र्ज़ करें 100 वेल्ड्स थे उसकी बनाई हुई चीज़ में, तो वो वो वेल्ड्स का जो एक टेस्टिंग की थी, जिस तरीके से की थी
उसका डॉक्यूमेंटल रिकॉर्ड होना वो भी बड़ा ज़रूरी है। फिर फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको साइट पर भी चाहिए होते हैं, साइट पर भी चाहिए होते हैं। वो क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं? उसमें जो एक चीज़ होती है उसको हम प्रेजर्वेशन प्रोसीजर कहते हैं, प्रेजर्वेशन प्रोसीजर। अब इसकी साइट पे क्या ज़रूरत है? आपने उसको प्रिजर्व तो नहीं करना है, साइट पे उसको लगाना है। तो वाई वी नीड अ प्रिजर्वेशन प्रोसीजर एट साइट? उसका जवाब ये है कि साइट पर जो चीज़ आती है ज़रूरी नहीं कि वो उसी वक्त लग जाए। इट मे हैव टू वेट फॉर अ कपल ऑफ डेज और मे बी वीक्स। तो because of the fact that it might have to wait for some time, you might need to preserve it properly, ताकि वो प्रोजेक्ट के लगने तक ठीक हालत में रहे और ख़राब ना हो जाए। देन वी हैव लिफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस। लिफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस मतलब कि उसको कैसे क्रेन्स को यूज़ करके आपको उसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाना है। तो देन वी हैव कमिशनिंग एंड स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। कमिशनिंग मतलब उसको चलाना कैसे है, उसको जोड़ना कैसे है, तो वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्लांट ओनर संभाल के रखता है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, और अगर कोई इसका ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस मैनुअल है वो भी होता है, और अगर कोई स्पेयर पार्ट्स की ड्राइंग्स हैं वो भी उसमें आ जाती है। तो जनाब, मटेरियल रिक्विजिशन या एमआर इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। और उसमें आपको स्कोप को बहुत डिटेल में लिखना पड़ता है, लिमिट्स ऑफ सप्लाई, स्कोप ऑफ सप्लाई, और अगर कोई एक्सक्लूजन्स हैं, एक्सक्लूजन्स मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आप वेंडर से नहीं चाह रहे, एप्लीकेबल कोड्स हैं, साइट, इवन साइट पे जो वेदर कंडीशंस हैं, तो या अगर कोई यूटिलिटी कंडीशंस हैं वो क्या हैं, तो सारे डिसिप्लिन्स की डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर यहाँ तक कि आपको नॉइज़ लिमिट्स जो आप चाह रहे हैं, अगर कोई हेजर्डस एरिया क्लासिफिकेशन है, तो विंटराइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं। विंटराइजेशन का मतलब कि शदीद ठंडे मौसम में कोई अगर ख़ास कंडीशंस हैं शिपिंग की या पैकिंग की, तो वो क्या क्या है। जब आप मटेरियल रिक्विजिशन को मटेरियल रिक्विजिशन को फ्लोट करते हैं मार्केट में। मार्केट से मेरी मुराद कि आप किसी एक वेंडर को वो नहीं भेजते, आप उसे कम से कम 5-6 वेंडर्स को भेज देते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आपको एक सही वेंडर के तक पहुंचने का मौका मिले, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई ना पैदा हो जाए। एक बात याद रखिए कि ये जो चीज़ें खरीदने जा रहे हैं, ये कोई 200-400 रुपए की चीज़ें नहीं होती, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चीज़ें होती हैं। तो आ, एक वेंडर से सोर्सिंग करना, उसको कहते हैं सिंगल वेंडर सोर्सिंग। वो एक बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। अब वो एक्सट्रीम कंडीशन का क्या मतलब कि कोई ऐसी चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं जिसका दुनिया में कोई और सप्लायर ही नहीं है, तो उसमें फिर आपको एक एक्सक्लूजन लेनी होती है,
और आप एक ही वेंडर के पास जाते हैं। लेकिन अदरवाइज यू गो टू मल्टीपल वेंडर्स। जब आप वेंडर्स के पास जाते हैं तो वो आपको क्या करेंगे, वो आपको एक चीज़ भेजेंगे, उसको कहते हैं कोटेशन या बिड या कोटेशन। आपने उन्हें क्या भेजा था, आपने उन्हें डॉक्यूमेंट्स भेजे थे जिसमें आपने सारा कुछ स्पेसिफाई किया था एमआर मटेरियल रिक्विजिशन में, और उन्होंने आपको बिड्स भेजी या कोटेशंस भेजी। ठीक है, अब जब उन्होंने बिड्स भेजी या कोटेशन भेजी तो अब आपका क्या काम है? अब आपका काम ये है कि उन बिड्स को करें स्टडी बड़ी डिटेल में। और अगर कोई वेंडर आपकी स्पेसिफाई की हुई चीज़ से डेविएट कर रहा है तो आप उसको क्या करेंगे? एक ख्याल तो ये आता है आप उसको छोड़ दें और जो डेविएट नहीं कर रहे उनको कंसिडर करें, लेकिन ऐसा करना सही प्रैक्टिस नहीं है। उसकी दो चार वजह है कि अगर किसी ने कोई डेविएशन ली तो हर वेंडर हो सकता है कोई छोटी मोटी डेविएशन ले, तो आप इस बेस पे अगर रिजेक्ट करने लग जाए तो हो सकता है 6 में से 3-4 को आप वैसा ही रिजेक्ट कर दें। अब बाकी 2 बच जाएंगे। अब वो 2 भी कोई पता नहीं है कि उन्होंने क्या क्या डिविएशन ली है। कई वेंडर ऐसे होते हैं जो यस सर कह देते हैं हर चीज़ में, लेकिन उनकी रेपुटेशन, उनकी बैकग्राउंड नहीं होती, और हो सकता है उनका रेट भी ठीक हो, लेकिन जो चीज़ वो दे वो ठीक ना हो। तो हमें इन वेरी शॉर्ट हमें कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम वेंडर्स को हम प्री क्वालिफाई करवाएं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उनको फिर लिखते हैं, वी राइट टू देम दैट दिस इज़ योर डिविएशन, you please do not take this deviation और give a justification of this deviation। तो वेंडर या तो बात मान जाए या वो कहता है जी मेरी डिविएशन की ये वजह है। कई केसेस में उसने जो डिविएशन ली उससे आपको बेहतर चीज़ हो सकता है मिल जाए। ठीक है, तो आप उससे बातचीत करके उसको क्वालिफाई करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, और अगर वो क्वालिफाई पूरी तरह नहीं भी कर रहा तब भी आप उसको इवैल्यूएशन से बाहर नहीं करते। आप लिख देते हैं कि जी ये वेंडर की ये मजबूरी है, वो इसने ये डिविएशन लेनी है, और हमारा ये व्यू है कि ये डिविएशन एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो आप अपना टेक्निकल व्यू दे देते हैं, बट यू ट्राई टू कीप मैक्सिमम ऑफ देम इन योर इवैल्यूएशन so that it gives your financial team a better opportunity to select the most suitable vendor। ठीक है, तो इस इवैल्यूएशन को एक नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं टेक्निकल बिड टेबुलेशन या इवैल्यूएशन। कई ऑर्गेनाइजेशन में से टीटीए भी कहते हैं, टेक्निकल टेंडर एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लायंस आप एंड में लिख देते हैं कि कौन कौन सा वेंडर कॉम्प्लाई कर गया या किसी में कॉम्प्लायंस में कोई प्रॉब्लम है। तो देन अ वेंडर सिलेक्शन इज डन बाय योर फाइनेंशियल टीम। नॉर्मली टेक्निकल लोगों को फाइनेंशियल फिगर्स बताए भी नहीं जाते ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना पैदा हो। तो किस्सा मुख्तसर, यू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर वेंडर और आप क्या करते हैं कि उसको फिर परचेज ऑर्डर इशू कर देते हैं। परचेज ऑर्डर और कुछ भी नहीं है, वही मटेरियल रिक्विजिशन है जो आपने पहले भेजी थी, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर देते हैं। उसमें वेंडर का नाम लिख देंगे, और अगर कोई डेविएशंस थी
क्लैरिफिकेशंस थी वो उसमें आप लिख देते हैं। ठीक है, जब आप ये सब कर लेते हैं, वेंडर को ऑर्डर प्लेस हो गया। अब वेंडर आपको क्या करेगा, आपको ड्राइंग्स भेजनी शुरू कर देगा। अब आपका किरदार ये है कि आप उन ड्राइंग्स को इवेल्युएट करें। ड्राइंग्स को इवेल्युएट करें, या अगर आपने किसी से करवानी है जैसे सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो वो करवाए और करवा के वेंडर को कमेंट्स भेज दे। वेंडर आपकी बात मान जाएगा कि उसे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और इस तरह क्या होगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगा। जब मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी तो फिर वो आपको इन्फॉर्म कर देगा कि चीज़ जो है वो तैयार हो गई है। अगर आपने उसे इंस्पेक्शन करनी है तो आप आके इंस्पेक्शन कर लें। तो फिर आपका नुमाइंदा एज अ क्लाइंट वहाँ जाता है, वो चीज़ का इंस्पेक्शन कर लेता है और उसको ओके कर देता है। इस तरह वो चीज़ फिर डिस्पैच के काबिल हो जाती है और फिर डिस्पैच हो जाती है। जब डिस्पैच हो जाती है तो वो फिर साइट पे आ जाती है, और साइट पे आप उसे प्रिजर्व रखते हैं। जब उसकी बारी आएगी इंस्टॉलेशन की, उसको आप इंस्टॉल कर देंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह करके ये मैकेनिकल के डिज़ाइन का काम या साइकिल चलता है। इसमें दो चार चीज़ें हैं, मैकेनिकल डेटा शीट है, डिज़ाइन कैलकुलेशंस हैं, फिर मटेरियल रिक्विजिशन प्रेपरेशन है, और इसके बाद ये प्रोक्योरमेंट का सारा साइकिल है जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होप यू गेट द आइडिया ऑफ हाउ इट वर्क्स। सो for the mechanical, it is the so much discussion which we have done. Next time we'll move to plant layout. तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो या कोई कमेंट हो, आप प्लीज़ शेयर कीजिए। तो अदरवाइज इफ़ यू लाइक दिस चैनल, प्लीज़ share your likes, and if you want to be informed of any further videos, then you please subscribe. Okay, great, thanks.